गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज के क्लास में हम परिवहन एवं संचार के चौथा क्लास में पहुंच चुके हैं। इस क्लास में हम देखेंगे कि पाइपलाइन परिवहन क्या होते हैं। पाइपलाइन परिवहन के साथ साथ हमें जलमार्गों के बारे में भी देखना है कि अंतरस्थलीय जलमार्ग क्या है, सामुद्रिक जलमार्ग क्या है, फिर बंदरगाहों के बारे में देखना है। बहुत सारे ऐसे बंदरगाह हैं, उनके कहाँ कहाँ कौन से बंदरगाह में क्या क्या काम किए जाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में इस क्लास में करना है। नेक्स्ट क्लास में हम रेल परिवहन के बारे में समझा दिए थे कि रेल परिवहन को चौड़ाई के आधार पर कितने भागों बांटा जाता है और रेल परिवहन का इतना अत्यधिक महत्व क्यों है। इन सभी चीज के बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिए। तो इस क्लास में हम समझेंगे पाइपलाइन परिवहन। तो आप उसका सबसे पहले नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि नोट्स लिखने के सबसे ज़्यादा आपके जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते हैं, आपको किसी प्रकार का डाउट्स नहीं होता है। आप इस अगर क्लास के अंत तक बने रहिएगा तो हर एक चीज़ को एकदम बेहतर और क्लीन से समझ सकिएगा, ताकि आपकी कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर ये आपके जो 12th क्लास की जो तैयारियां हैं बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। तो फिर हम देखते हैं अपने, सबसे पहले आपको हम दिखा दें अपने नोट्स लिख लीजिए पहले, ठीक है। नोट्स आपको जलमार्ग परिवहन, तो जलमार्ग पाइपलाइन परिवहन के बारे में सबसे पहले समझना था। पाइपलाइन परिवहन क्या है तो ये बारे में जानना है, ठीक है। रुकिए 1 मिनट। पाइपलाइन परिवहन, ये देखिए आपके पाइपलाइन। तो पाइपलाइन क्या आप लिख सकते हैं, पाइपलाइन परिवहन क्या होता है, क्योंकि ये BVVI है तो यानी कि ये 100 से 90% आने की पूरे चांसेस हैं और पूछे भी जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन का साधन माना जाता है। तो आपको लिखना है इसके परिवहन के लाभ, ये लाभ है, ठीक है, दिए। अब इसके हानि ऊपर है। पाइपलाइन परिवहन, ये और दो लाभ है ऊपर के, ये एक 5वां पॉइंट, एक 6ठा पॉइंट है। अब इसका हानि देखिए, पाइपलाइन परिवहन के हानि क्या क्या हानि है इनने समझा। अब हम जल मार्ग परिवहन के बारे में देखते हैं। जल मार्ग परिवहन को भी आपको बहुत ही अच्छे से करना है। तो जल मार्ग परिवहन को दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है सामुद्रिक जल मार्ग, एक होता है आंतरिक जल मार्ग, ठीक है। जिसमें से ये आपका आंतरिक जल मार्ग के बारे में दिया गया है, यहाँ पे लिख सकते हैं अंतःस्थलीय, ये है। तो आप ये अंतःस्थलीय का है, ठीक है, ये अंतःस्थलीय का टॉपिक है। अंतःस्थलीय जलमार्ग ये क्या होते हैं, ये देखिए आंतरिक परिवहन इसको रखा जाता है। अंतःस्थलीय जलमार्ग को 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें से नंबर 1, नंबर 2 दिए गए हैं। ये है आपका नंबर 1, ये है आपका नंबर 2। अब इसके 3 ऊपर है, इसके 3 भी लिख लीजिए। ये है आपके अंतःस्थलीय जलमार्ग परिवहन के तीसरा, ठीक है, ये तीसरा है। कहाँ से कहाँ जाता है, 3 राष्ट्रीय राजमार्गों को बांट। उसके बाद आप लिख लीजिए अंतःस्थलीय जलमार्ग में एक सबसे फेमस है आपका केरल का पश्चिम जलमा, ये आपके बहुत ही फेमस है, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन आपको जानना अति आवश्यक। सेकेंड में दूसरा परिवहन में सामुद्रिक जलमार्ग परिवहन, सामुद्रिक जलमार्ग परिवहन ये है आपके। और उसके बाद हम छोटे मोटे बंदरगाहों को जानेंगे, जिसमें 12 मुख्य बंदरगाह हैं। ये 12 मुख्य बंदरगाहों के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए आप समझ गए, आपको हमको यह लग चुका होगा कि आप बहुत ही अच्छे तरह से नोट्स लिख चुके हैं और नोट्स लिखने के बाद आप समझने के लिए भी रेडी हैं। आर यू रेडी? तो फिर चलिए हम अपने क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम परिवहन के बारे में पढ़ रहे थे। संचार एवं परिवहन चैप्टर था, जिसमें हम परिवहन देख रहे थे। तो परिवहन को कितने कैटेगरियों में बांटा गया था, 3 कैटेगरियों में बांटा गया था। तो सबसे पहले हम समझते हैं परिवहन को। पिछले क्लास में सब बता दिए थे परिवहन को कितने कैटेगरी में बांटा गया है। तो भाई आप बोलेंगे 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला आपका जो परिवहन होता है वो होता है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के बारे में बता दिए थे। स्थल परिवहन में आपका है सड़क परिवहन। कौन सा है? सड़क परिवहन, ठीक है। उसके बाद है आपका रेल परिवहन, रेल परिवहन, और एक है आपका पाइपलाइन, जिसमें से इस क्लास में हमें समझना है पाइपलाइन परिवहन। सड़क परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3-4 भागों में बांटा गया है। सड़क परिवहन को एक है हमारा सिंगल लेटर से लिख रहे हैं, तो राष्ट्रीय यानी कि आर लिख दे रहे हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क परिवहन, ठीक है। उसके बाद प्रांतीय यानी कि प्रांतीय राजमार्ग, पी लिख दे रहे हैं,
उसके बाद आपके जिला यानी कि जे, ये आपके जिला राजमार्ग हो गया, और एक है हमारा ग्रामीण सड़कें यानी कि जी लिख दे रहे हैं। तो इतने भागों में सड़कों को बांट करके पढ़ते हैं। और ये रेल परिवहन हमें पाइपलाइन परिवहन के बारे में समझना है, ठीक है। पाइपलाइन परिवहन, ये परिवहन के बारे में जानना है। कौन सा परिवहन? तो परिवहन का सबसे अच्छा और सस्ता साधन में हम जानते हैं पाइपलाइन परिवहन। उसके बाद हमें देखते हैं जलमार्ग। तो जलमार्ग को कितने भागों में बांटा गया है? आप बोलिएगा भाई जलमार्ग को 2 भागों में बांटा गया है। एक है हमारा अंतःस्थलीय जलमार्ग, और एक है आपका सामुद्रिक जलमार्ग। तो ये 2 भागों में बांटा गया है। तो जल परिवहन को कितने भागों में? अंतःस्थलीय जलमार्ग, एक है हमारा सामुद्रिक जलमार्ग। तो ये 2 भागों में बांटते हैं। आपको पूरे डिटेल से ये लिखने हैं कि आपको समझ में आ गया। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि पाइपलाइन परिवहन क्या होते हैं, उसके लाभ हानि क्या होते हैं। उसके बाद हमें जानना है आपका जलमार्ग परिवहन, अंतःस्थलीय जलमार्ग, सामुद्रिक जलमार्ग क्या होते हैं। इन सभी के बारे में आज डिटेल और पूरे ही क्लियर और पूरे क्लियर ठोट के साथ समझेंगे। आप समझने के लिए रेडी रह जाइए। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं कि पाइपलाइन परिवहन क्या होते हैं। आपका टॉपिक होना चाहिए पाइपलाइन। आप देखिए पाइपलाइन, ठीक है। तो पाइपलाइन परिवहन में आपका टॉपिक होना चाहिए कि पाइपलाइन परिवहन क्या है। तो पाइपलाइन जो है वो परिवहन का सबसे सस्ता और सुगम प्रणाली है। आपको जानना है कि पाइपलाइन परिवहन का सबसे सस्ता और सुगम प्रणाली है। पाइपलाइन में 3 चीजों का वहन किया जाता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाए जाते हैं। पहला हो गया प्राकृतिक गैस का इसमें क्या किया जाता है? वहन किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं कि पेट्रोलियम, ठीक है, पेट्रोलियम, और एक है हमारा केरोसिन का तेल, केरोसिन ऑयल, ठीक है, ऑयल लिख दे रहे हैं। तो ये 3 चीजों का ही वहन पाइपलाइन में किया जाता है। आप इसी को हम क्या कहते हैं? पाइपलाइन परिवहन कहा जाता है। इन 3 चीजों को वहन कहा जाता है। यदि आप इसे पिक्चर के साथ सबको समझना चाहते हैं तो हम इसे वेरी इजीली और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको भी समझ आएगा पिक्चर के साथ। तो पाइपलाइन क्या होते हैं? ये बिछाए जाते हैं, ठीक है, एक तरह से बिछाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस हो गया, आपका ऑयल हो गया, ये केरोसिन हो गया, और पेट्रोलियम, 3 चीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए पाइपलाइन परिवहन का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि पाइपलाइन परिवहन का सबसे सस्ता और सबसे सुगम प्रणाली है। इससे पैसा उतना भी ज्यादा खर्च नहीं होता। इसलिए आपको देखना होगा तो आप देख सकते हैं पाइपलाइन परिवहन के बारे में भी। पाइपलाइन किसे कहते हैं उसके बारे में अच्छे से आपको पाइपलाइन देखना है। ये होते हैं आपके पाइपलाइन, दिख रहे हैं यहाँ पे। 1 सेकेंड, रुकिए। क्या हो रहा है? इतने ही बड़ा होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। यही आपका पाइपलाइन परिवहन है। आप देख सकते हैं कि यह पाइपलाइन जो परिवहन है बहुत ही लंबे इस तरह से बिछाए जाते हैं। एक तरह से यहाँ से हो गया कि बहुत ज़्यादा पाइपलाइन को बिछाया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? पाइप, यानी कि पाइप और लाइन के जैसे इस तरह बहुत ही जंगलों के से, दुर्गम जंगलों से होकर के भी गुजरते हैं, काफ़ी घने होते हैं। इसमें 3 चीज़ों का वहन किया जाता है। आप तो पेट्रोलियम का किया जाता है, एक होता है प्राकृतिक गैस का वहन किया जाता है, और एक होता है केरोसिन का। ये 3 चीज़ों का वहन करने के लिए पाइपलाइन इस तरह से बिछाए जाते हैं। अगर हम देखें तो ये पाइपलाइन के लाभ और हानि के बारे में हम बात कर सकते हैं। तो पाइपलाइन परिवहन के क्या क्या लाभ होते हैं, क्या क्या हानि होते हैं। सबसे पहला हम पाइपलाइन परिवहन के लाभ, आप टॉपिक में देख सकते हैं पाइपलाइन परिवहन के लाभ क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पाइपलाइन जो परिवहन के जो लाभ होते हैं, ये काफ़ी आसान और सस्ता साधन होता है। परिवहन का सबसे आसान और सस्ता साधन के रूप में हमें पाइपलाइन को जानते हैं, ठीक है। ये पाइपलाइन से हमें ऊर्जा की बचत होती है।
पाइपलाइन परिवहन के जब हम उपयोग करते हैं तो ऊर्जा की बचत होती है, ज़्यादा खर्च नहीं होते हैं ऊर्जा, साथ साथ इसमें समय की बचत होती है, प्रदूषण की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। आप देखिएगा कि यहाँ पे कहाँ पे प्रदूषण हो सकते हैं, क्या प्रदूषण हो सकते हैं पाइपलाइन से? नहीं। आप बोलिएगा कि पाइपलाइन परिवहन से किसी प्रकार के प्रदूषण नहीं हो सकते हैं। तो यही सब पाइपलाइन परिवहन के लाभ होते हैं कि सबसे और अच्छा सस्ता साधन होता है, प्रदूषण नहीं होती है, समय का बचत होता है, ऊर्जा का बचत होता है, इसलिए पाइपलाइन का परिवहन किया जाता है। पाइपलाइन में मुख्य रूप से क्या क्या का उपयोग किया जाता है? तो पेट्रोलियम, केरोसिन और प्राकृतिक गैस का वहन करने के लिए पाइपलाइन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं जब किसी का लाभ होता है तो उसका हानि भी हो सकते हैं। तो पाइपलाइन परिवहन के क्या क्या हानि है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो पाइपलाइन परिवहन के हानि, दूसरा आप टॉपिक देख सकते हैं कि पाइपलाइन परिवहन के हानि। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या क्या हानि दिख रहे हैं इसमें, आप देख सकते हैं पिक्चर के माध्यम से कि ये पाइपलाइन जो बिछाए हुए हैं इतने लंबे, इसमें क्या हानि देख रहे हैं? क्या आपको कहीं पे भी टोका हो जाएंगे या छिद्र हो जाएंगे, यहाँ पे कट के यहाँ से टुकड़ा होकर अलग हो जाएगा, तो क्या इसे जान पाएंगे जब तक सर्वेक्षण नहीं करेंगे? नहीं, इसको पहले हम लोग सर्वेक्षण करेंगे, उसी के बाद हमको पता चलेगा कि पूरे कटे, तब पेट्रोल या तो किसी भी गैस नहीं आएंगे, तब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई ये कटे छटे हैं इसलिए गैस नहीं आ रहा है, तो हेलीकॉप्टर से या तो एरोप्लेन से जाके नीचे नीचे देखा जाएगा तो इसको पता चलेगा ऐसा हुआ। लेकिन मान के चलिए कहीं पे छोटा सा ऐसे ऐसे छिद्र हो गए हैं यहाँ यहाँ, तो क्या हमें पता चल पाएंगे कि कहीं पे यहाँ हुए हैं? इतना लंबे घने जंगलों में हो सकते हैं। पाइपलाइन परिवहन में एक और लाभ होता है कि ये दुर्गम पहाड़ियों से भी आ सकते हैं, दुर्गम पहाड़ियों से भी गुजरते हुए जाता है और उसमें बहुत ही अच्छे से परिवहन किए जाते हैं। परिवहन का सबसे सस्ता साधन में दुर्गम पहाड़ियों से होकर जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ बता रहे हैं कहीं भी आपको पता चलेगा, कहीं पे भी टोका हो जाएंगे, तो ये सबसे पहला हानि है कि यदि कहीं पर भी अगर पाइपलाइन परिवहन को बिछाया जाता है, कहीं पे छिद्र हो जाते हैं, तो हमें जल्दी आसानी से पता नहीं चलता है। ये सबसे बड़ा हानि है पाइपलाइन का। दूसरा सबसे बड़ा हानि है कि ये जंगलों में सुरक्षा करने इसका कौन जाएगा? हम सिक्योरिटी लगाएंगे, कौन सिक्योरिटी गार्ड के यहाँ पे खड़ा कर देंगे, क्या जंगल में पाइपलाइन परिवहन की सुरक्षा करेगा? नहीं कर सकता है। पाइपलाइन की सुरक्षा करना भी बहुत ज्यादा कठिन कार्य है। तीसरा हानि इसका क्या है? तीसरा हानि यह है कि जो पाइपलाइन इतने लंबे बिछाए जो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं इधर से इधर गया हुआ है, आप यहाँ देखिएगा यहाँ से यहाँ इस तरह से वहां गए हुए हैं, तो पाइपलाइन जो परिवहन है वो तीसरा सबसे हानि है कि इतने बड़े जाल को आपको बिछाने के लिए जो इसका प्रारंभिक लागत जो होता है, प्रारंभ के जो लागत होते हैं, जो प्रारंभ के जो लागत होते हैं वो सबसे अधिक होता है। पाइपलाइन परिवहन में प्रारंभ के जो लागत बहुत ही अधिक होते हैं। देखिए आप खुद ही देख सकते हैं कि यहाँ से ये निकला, ठीक है, यहाँ से निकल के यहाँ तो यहाँ आप जा रहे हैं, फिर यहाँ जा रहे हैं, आप दिख रहे हैं यहाँ जा रहे हैं, फिर आपको यहाँ पे जंगल में छुप गया होगा, यहाँ पे आपको दिखेंगे यहाँ से यहाँ ऐसे होकर के जा रहे हैं, पहाड़ों से भी होकर के गुजर सकता है। जूमिंग क्यों नहीं हो रहा है ये? तो यही होते हैं पाइपलाइन, जूम नहीं हो रहे हैं, इतने ही में आप देख सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं? पाइपलाइन परिवहन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं? कॉस्टली होते हैं और ये बहुत ही महंगे होते हैं, प्रारंभिक लागत इसके बहुत ज़्यादा होते हैं। यही होता है आपका पाइपलाइन परिवहन। आपका VVI के अंतर्गत है कि पाइपलाइन अगर परिवहन को आप जानना चाहते हैं, इसे VVI के अंतर्गत रख, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इससे बारे में बार बार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। 100% गारंटी के साथ आपको हम बोल रहे हैं कि यदि आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जाम में फेल या 5 नंबर के जो क्वेश्चन है आप छोड़ के भी आ सकते हैं, ये पाइपलाइन परिवहन के। ठीक है, हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे टॉपिक पाइपलाइन परिवहन यानी पूरा कंप्लीट समझ में आ गया। किसी को किसी प्रकार के डाउट्स है? आप बोलेंगे नहीं डाउट्स है, तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में अब नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं अपना जल मार्ग परिवहन। तो आपको पता होगा कि जल मार्ग परिवहन को कितने भागों में बांटा गया है? तो जल मार्ग परिवहन को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट करके हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा अंतःस्थलीय जल मार्ग, अंतःस्थलीय कौन सा मार्ग? जल मार्ग। ठीक है, अंतःस्थलीय जलमार्ग, और एक है हमारा सामुद्रिक जलमार्ग,
तो दो भागों में बांट करके पढ़ते हैं। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, सामुद्रिक जलमार्ग। आप टॉपिक भी दे सकते हैं हम। यदि हम अंतःस्थलीय जलमार्ग के बारे में समझते हैं, सबसे पहले हम जलमार्ग के बारे में समझते हैं। अभी तक जितने भी परिवहन के साधन पढ़े उसमें से सबसे आसान सस्ता साधन, सबसे कम खर्चीला वाला जो परिवहन का साधन है वह हमारा जलमार्ग है। कि हमें कहीं पे भी भारी वस्तुओं को ले जाना है, यदि दूसरे देश में ले जाना है, तो हम सबसे कम पैसे में जलमार्ग का उपयोग करते हैं। हम जल को चुनते हैं, यानी कि जहाज़ों से बड़े बड़े कंटेनर, बड़े बड़े कार, बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हम एक देश से दूसरे देश भेजते हैं, दूसरे देश से अपने देश में मंगाते हैं। क्यों? क्योंकि जलमार्ग जो है वो परिवहन का सबसे सस्ता साधन माना जाता है, ना ही इसमें ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। इसी के लिए हम परिवहन का अभी तक का पूरे वर्ल्ड, पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे परिवहन का सबसे सस्ता साधन अगर किसी को माना गया है तो वो है आपका जलमार्ग परिवहन। को आपके क्वेश्चन पूछा भी जाएगा कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा है, तो आपका आंसर होगा कि जलमार्ग जो परिवहन है वो परिवहन का सबसे सस्ता और सबसे आसान साधन माना जाता है। इसमें भारी भारी सामानों को भी एक देश से दूसरे देश में भेज सकते हैं। तो हम मान के चलिए अमेरिका से बड़े से हम कंटेनर मंगा रहे हैं, तो वह कंटेनर कहाँ पे उतरते हैं, तो कहीं ना कहीं बंदरगाहों पर उतरते हैं। इसी के लिए हमें जलमार्ग के साथ साथ हमें बंदरगाहों का भी अध्ययन करना अति आवश्यक होता है। तो हम इसके बारे में समझेंगे कि अंतःस्थलीय जलमार्ग, तो दो जलमार्ग हैं। तो आप समझ गए जलमार्ग का क्या काम होता है, भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना, यात्रियों का भी वहन करता है, ये भी आपको बता दिए। ये सबसे परिवहन का सबसे सस्ता साधन है अभी तक का। दूसरा हम समझते हैं कि इसे दो भागों में बांटा गया, अंतःस्थलीय जलमार्ग, सामुद्रिक जलमार्ग। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किया गया, क्या करने के लिए, तो ये आपका अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण, इसका जो मुख्यालय यानी कि जो भी हेडक्वार्टर है, जहां से नियंत्रण किया जाता है अंतःस्थलीय जलमार्ग का, उसका एक प्राधिकरण की स्थापना किया गया जिसका नाम है अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण। यही है आपका, ठीक है। बस इसके लास्ट में आप प्राधिकरण जोड़ दीजिएगा, अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण आपका प्राधिकरण। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना इसी के लिए किया गया कि हमारे देश के अंदर जितने भी जलमार्ग हैं उन्हें सुरक्षित रखा जाए, उनके लिए अच्छे नियम कानून बनाया जाए, उनका विकास किया जाए, उनका रख रखाव करने के लिए अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किया गया था। क्या करने के लिए, इसको विकास करने के लिए, जलमार्ग का विकास करने के लिए, राष्ट्रीय जलमार्ग का विकास करने के लिए, उसके बाद इसका रख रखाव करने के लिए, उसके बाद आपका हो गया इसका नियम कानून बनाने के लिए, नियम कानून बनाने के लिए अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है। अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने, इस संस्था ने भारत के 3 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग की घोषणा किए हैं। कौन? इस प्राधिकरण के द्वारा हमारे देश के जितने भी जलमार्ग है उसमें से 3 ऐसे जलमार्ग हैं जिन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग की दर्जा प्राप्त है। जलमार्ग संख्या नंबर 1 आप देखिएगा तो जलमार्ग संख्या नंबर 1, ठीक है, जलमार्ग संख्या नंबर जो 1 है वो आपका इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। कहां तक? इलाहाबाद से हल्दिया तक, इलाहाबाद से आपका हल्दिया तक जाती है। हल्दिया तक जाने वाला संख्या किसे कहते हैं? ये भारत का सबसे लंबा जलमार्ग संख्या 1 है, जिसका जो इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है, गंगा नदी पर बनाया गया है। जलमार्ग संख्या नंबर 1 इलाहाबाद से हल्दिया तक जाती है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग यही है। उसके बाद हम देखते हैं कि जलमार्ग संख्या नंबर 2 आपका होगा जलमार्ग संख्या नंबर 2 के बारे में आपको भी जानना है। ये धुबरी से शायद सतिया तक जाती है। तो जलमार्ग संख्या नंबर 2 जो है वो आपका धुबरी से सतरिया तक जाती है, ठीक है। ये आपका जलमार्ग संख्या नंबर 2 हो गया। उसके बाद तीसरा हो गया जलमार्ग संख्या नंबर 3।
जलमार्ग संख्या नंबर 3, जलमार्ग संख्या नंबर 3, यह कोटापुरम से शायद कहाँ तक जाती है, कोटापुरम से होकर के, आपको इसको देख लेना हो, कोटा था नहीं होगा, ट होगा, ठीक है, कोटापुरम से लेकर के आप इसको देख लीजिए कि कहाँ तक जाती है। तो ये जो है, यही अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण ने भारत के इतने सारे जलमार्गों में से 3 जलमार्गों को भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग की दर्जा घोषित किया गया है। ये कैसे जलमार्ग है, आर लिख दे रहे हैं, यानी कि राष्ट्रीय जलमार्ग की इन्हें दर्जा प्राप्त है। जलमार्ग संख्या 1, जलमार्ग संख्या 2, जलमार्ग संख्या 3। अब कितने समझ में आ गया। अब हम देखेंगे अंतःस्थलीय जलमार्ग में एक सबसे फेमस जलमार्ग है आपका केरल का पश्व जलमार्ग। आपका केरल का पश्व जल, जो पश्व जल है वो सबसे फेमस है, क्योंकि ये भारत के तट में बनाए गए हैं, तटीय वाला स्थान पर बनाया गया है। इस तरह से आपके होते हैं ना, तो यहाँ पे आपके कट छट जाते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केरल वाले क्षेत्र में। तो यहाँ पे आपके इस तरह से है, तो इस तरह से हल्का सा घुसा हुआ है, ठीक है, ये हल्का से यहाँ पे क्या हुए हैं, इधर अंदर की ओर घुसा हुआ है। तो यहीं पे पानी जा करके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, पश्व जल कहा जाता है। जो कि पानी, देखिए आप कहीं भी देखे होंगे ना, इस तरह से तट होते हैं, इसको इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। तो इसको हम अंदर थोड़ा सा इस तरह से बड़ा बना देते हैं, इसको बड़ा बना देते हैं। आप मत समझिए कि भारतीय है, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर देते हैं, बड़ा बना देते हैं। तो पानी जब भी समुद्र के तट से इस तरह से लहर लगा कर टकराती है, तो पानी क्या हो जाते हैं, अंदर घुस जाते हैं। पानी जो होता है वो अंदर घुस जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पे घुसा हुआ है, यही केरल का पश्व जलमार्ग है, जो कि सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जलमार्ग का उदाहरण है, पश्व जलमार्ग है। इसमें यात्रियों का भी वहन किया जाता है, सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान, ये तट से ये तट में, ये तट से ये तट में पहुंचाए जाते हैं। यात्रियों का भी वहन किया जाता है। और साथ ही साथ सबसे बड़ा ये इसका फेमस और मुख्य विशेषता यह है कि ये पर्यटकों को भी क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कभी भी बागी वन में एक मूवी देखे होंगे, जिसमें हीरो जो है वो नौका दौड़ करता है। तो आप देखे होंगे कि इसमें नेहरू ट्रॉफी का भी आयोजन प्रत्येक वर्ष होता है, जिसे हम नौका दौड़ कहते हैं। आपका इसका फेमस एग्जाम्पल आप टीवी में देख चुके होंगे, जैसे कि बागी मूवी 1 में, ये फिल्म में आपको देखने को मिलते हैं कि हीरोइन के लिए किस तरह से हीरो नाव को चलाता है, ठीक है। तो उसमें से आप अगर देख सकते हैं, तो इस तरह से आपको वो भी मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए। ये है, ये आपका नौका दौड़ है, इस तरह से होते हैं। तो यही होते हैं कि ये कहाँ पे ये है, तो केरल के ये पश्व जलमार्ग में होता है कि यहाँ पे इसे हम नेहरू ट्रॉफी कहते हैं, वल्लाम काली, जो कि प्रत्येक वर्ष केरल में ही आयोजन होते हैं, वही पश्व जल में, ठीक है। तो यही इतना ज्यादा फेमस इसीलिए माना जाता है, अंतःस्थलीय जलमार्ग में सबसे ज्यादा फेमस यही है। यहाँ के जितने बड़े से एरिया दिख रहे हैं, कितने बड़े एरिया है, इतना बड़ा झील आपके जैसे दिख रहा है, पानी यहाँ पे घुस करके जमा होते हैं। तो यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे नेहरू ट्रॉफी का प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है, नौका दौड़ होते हैं। इतने सारे आप नौका देख रहे हैं, इतने सारे आप यहाँ पे देखते हैं कि आदमी सब भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे एकदम चला रहे हैं नौका। ये क्या है, ये नौका चलाने वाले हैं। जो कि फर्स्ट आता है उन्हें ट्रॉफी भी दिए जाते हैं। इसी को वल्लाम काली भी कहा जाता है, नौका दौड़ किए जाते हैं इसी पश्व जल मार्ग में। और यहाँ पे बहुत ही फेमस एरिया या होता है, इसमें बहुत ही पर्यटकों को भी आकर्षित करते हैं। आप कभी फ्री होंगे, आपको कभी भी घूमने का अवसर मिले, मौका मिले, तो आप जरूर यहाँ पे जाइएगा और इसको देखिएगा। समझ में आ गया। तो फिर हम नेक्स्ट समझते हैं कि ये आपके तो इतना समझ में आ गया। फिर हम सामुद्रिक जलमार्ग के बारे में समझेंगे। तो अंतःस्थलीय जलमार्ग कंप्लीट हो गया। अंतःस्थलीय जलमार्ग क्या होते हैं, अंतःस्थलीय जलमार्ग कितने राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त है, कितने जलमार्गों को वो भी बता दिए हम। पश्व जलमार्ग ये वल्लाम का लिए सारा बता दिए। उसके बाद हमारा आता है दूसरा सामुद्रिक जलमार्ग। सामुद्रिक जलमार्ग क्या होते हैं, सामुद्रिक जलमार्ग आपका टॉपिक होगा सामुद्रिक जलमार्ग। सामुद्रिक जलमार्ग के बारे में मतलब आपको समझना है कि हमारे देश से दूसरे देश में किसी भी वस्तु को ले जा रहे हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं पर हमें बंदरगाहों पर उतारना होगा और बंदरगाहों से हमें अन्य देश के भागों में ले जाना होता है। तो हम उसी के लिए हम सामुद्रिक जलमार्ग में हम बंदरगाहों का अध्ययन करते हैं, जिसमें टोटल हमारे देश में 187 बंदरगाह हैं, लेकिन हमें 12 मुख्य बंदरगाहों का अध्ययन करना होगा। तो चलिए हम बंदरगाह के बारे में समझते हैं।
तो बंदरगाहों में आपको हम देख, ये है आपको बंदरगाह, भारत के प्रमुख बंदरगाह यहाँ पे आप फेमस देख रहे होंगे कि भारत के प्रमुख बंदरगाहों में इंडिया। ठीक है, सबसे पहला आपको बंदरगाह यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, ये क्षेत्र में गुजरात की ये वाला जो क्षेत्र है वो कच्छ के वाला क्षेत्र है, यहीं पे आपका एक बंदरगाह मिला है, ये आपका कच्छ का बंदरगाह हो गया, और ये आपका कांडला बंदरगाह। ठीक है, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, ये आपका लोकेटेड हो गया, कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह से भी नाम से जाना जाता है। इसका नाम पहले का नाम था कांडला, वर्तमान में दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह हो गया। यह बंदरगाह का सबसे ज्यादा खासियत क्या है, क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो बंदरगाह से कैसे पूछा जाएगा, भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है जिससे व्यापार किया जाता है, आपको बताना है कांडला या तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नंबर 1 लोकेटेड, आप समझ गए कहां पे लोकेट है। दूसरा बंदरगाह हमें देखने को मिलते हैं, आपको दूसरा बंदरगाह आपको मिलेगा गुजरात में, और दूसरा बंदरगाह आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे नवासिवा बंदरगाह, और इसी के आसपास एक बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह। तो ये महाराष्ट्र में है, कौन बंदरगाह, नवासिवा बंदरगाह और मुंबई बंदरगाह। नवासिवा बंदरगाह के पास ही मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, तो नवासिवा बंदरगाह जो है वो सबसे नया बंदरगाह है, इसी की इसका नवासिया यानी कि नवा, और एक है मुंबई बंदरगाह। मुंबई के बारे में आप सभी जानते हैं, भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाहों में से एक है मुंबई का बंदरगाह। ठीक है, उसके बाद एक है आपका यहाँ पे आप देखिएगा कि गोवा में एक बंदरगाह है जिसका नाम है मुर्मुगांव बंदरगाह, गोवा का मुर्मुगांव बंदरगाह यहाँ पे है। तो यहाँ पे मुर्मुगांव बंदरगाह है, ये पर्यटन के लिए सबसे फेमस माना जाता है। कौन सा बंदरगाह, मुर्मुगांव बंदरगाह। ठीक है, अब छोटा कर दें ताकि आपको अच्छा से दिखे, यहाँ पे आपका मुर्मुगांव बंदरगाह गोवा में है। ठीक है, उसके बाद एक है कर्नाटका में आपका मैंगलुरु बंदरगाह, यहाँ पे आपको नहीं दिखा रहे लेकिन कर्नाटक में एक बंदरगाह है, मैंगलुरु बंदरगाह नाम है। ठीक है, कर्नाटक के एक बंदरगाह है आपका मैंगलुरु बंदरगाह। तो कर्नाटक के सबसे फेमस बंदरगाहों में से एक माना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मैंगलुरु बंदरगाह कहते हैं। उसके बाद आप आगे जाइएगा नीचे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कोची बंदरगाह, सबसे फेमस बंदरगाह है। कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से बंदरगाह को अरब सागर का रानी माना जाता है, तो आपका कोची बंदरगाह को अरब सागर के रानी कहते हैं, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सामने है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं लक्षद्वीप है और इसी के सामने आपका अरब सागर है, तो अरब सागर के सामने है, इसी के लिए कोची बंदरगाह को अरब सागर का रानी कहते हैं। उसके बाद आपका हो गया तूतीकोरन बंदरगाह, चेन्नई में है। कोची बंदरगाह केरल में है और तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ पे है, चेन्नई में है। ठीक है, चेन्नई में ये तूतीकोरन बंदरगाह है, ये सबसे कम गहरा बंदरगाह है। तूतीकोरन बंदरगाह सबसे कम गहरा बंदरगाह है। इसमें कितने भी जहाज जो आते हैं ना कि कुदर से सामान उमान लोड करके, ये तूतीकोरन बंदरगाह यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है इसका। ठीक है, तो आते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, जमीन में सट जाता है, यहीं पे है तूतीकोरन बंदरगाह। जमीन में सट जाते हैं ना तो आधे ही दूर से क्या होते हैं, आधे ही दूर से यहाँ पे गहरे में जहाज को रखा जाता है, बड़े बड़े जहाज को, और छोटे छोटे बोट यहाँ पे आते हैं, और छोटे छोटे बोट जो होते हैं वो सामान को लेकर के इन बंदरगाहों में उतारते हैं। तो सबसे कम गहरा बंदरगाह तूतीकोरन बंदरगाह, आपको याद रखना है। और एक बंदरगाह है तमिलनाडु में, चेन्नई बंदरगाह, कृत्रिम बंदरगाह, मानव निर्मित बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है, चेन्नई बंदरगाह आपको फेमस है। उसके बाद आपका हो गया सबसे फेमस बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह, आंध्र प्रदेश में है। क्यों इतने फेमस माने जाते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह को, क्योंकि विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है वो भारत का सबसे सुरक्षित और गहरा बंदरगाह है। गहरा है, सुरक्षित क्यों है इसे जानते हैं। तो सुरक्षित इसलिए इसे माना जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह को, क्योंकि यहाँ पे एक पहाड़ या तो एक माउंटेन पाए जाते हैं, इस तरह से नहीं बनाते हैं। ठीक है, आपके यहाँ पे एक माउंटेन पाए जाते हैं, माउंटेन पाए जाते हैं, एक पहाड़ या तो एक माउंटेन पाए जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, डॉल्फिन या तो डॉल्फिन निच पहाड़ या तो माउंटेन के नाम से इसे जानते हैं, क्योंकि जितने भी समुद्री लहर जो आते हैं उसे यह पहाड़ रोक देते हैं। डॉल्फिन निच, हाँ डॉल्फिन नोज पहाड़ है, ये पहाड़ जो हैं ये सारे समुद्रिक लहर को रोक देते हैं, जिस कारण से ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है वह एक तरह से सुरक्षित रहता है, इसलिए सबसे सुरक्षित और गहरा बंदरगाह के मानते हैं इसे। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मुंबई बंदरगाह से पूछे जाते हैं सबसे ज़्यादा। एक है ओडिशा में पारादीप बंदरगाह, सबसे फेमस चावल निर्यात के लिए, आपको याद रखना है। और एक है हमारा पश्चिम बंगाल में यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह है, कोलकाता के साथ एक है आपका हल्दिया बंदरगाह।
कौन सा बंदरगाह? हल्दिया बंदरगाह, जो कि नदीय द्वीप बंदरगाह कौन सा है पूछा जाएगा तो आपका है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, तो ये आपके हो गए बंदरगाह। भारत के प्रमुख बंदरगाह में से 12 बंदरगाहों के बारे में बता दिए। और एक जो बंदरगाह है वह यहाँ पे है आपका, ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक है आपका पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। इससे पहले पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता है, लेकिन वर्तमान में इसका नाम हो गया है आपका जयवर्धनपुरम, शायद कुछ नाम हुआ है इस बंदरगाह का नाम। तो आप क्वेश्चन में देखिएगा कि पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह का वर्तमान नाम क्या है, तो शायद श्री जयवर्धन के नाम से रखा गया है, तो वही आपका है। तो आप एक तरह से आप गूगल में करके आप देख भी सकते हैं, एक बार क्लियर से डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 12 बंदरगाह, आप टोटल 12 बंदरगाहों के बारे में समझे। नंबर 1, नंबर 2, फिर यहीं पे है नंबर 3 मुंबई बंदरगाह, यहाँ पे है आपका नंबर 4, फिर यहाँ पे मैंगलोर बंदरगाह नंबर 5, और यहाँ पे कोची बंदरगाह नंबर 6, तूतीकोरन 7, आपका चेन्नई बंदरगाह 8, आपका विशाखापट्टनम 9, पारादीप 10, और आपका कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह 11, और एक का आपका है यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ये आप ये 12 बंदरगाहों का लोकेटेड देखें कहाँ पे है कहाँ नहीं, ये देखें। एक सबसे पुराना बंदरगाह था कच्छ बंदरगाह, जो कि वर्तमान में जलमग्न हो गया है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो ये आपके थे आपके परिवहन एवं संचार के चैप्टर, जो कि अंतरस्थलीय जलमार्ग, ये सारे चीज के बारे में समझ गए। हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे वायु परिवहन, वायु परिवहन के बारे में समझेंगे। ये भी वेरी वेरी और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक माने जाते हैं। वायु परिवहन में से क्वेश्चन मांगे। आज के जो क्लास है उसे मिस नहीं कीजिएगा, आप अच्छे तरह से देखिएगा और बार बार समझिएगा। क्या आप थम्स अप करके बताइए, क्या आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आए इस क्लास में? आई होप, हमको लगता है कि आप बहुत ही अच्छे तरह से समझ गए। हम नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, धन्यवाद।